न्यू इंडिया की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है प्रदेश को बेहतर बनाने का, देश को बेहतर बनाने का। और ऐसे ही लोगों से चर्चा करने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगभग ये खास कार्यक्रम अक्सर लेकर के आता रहता है और आज भी ऐसे ही लोगों को हम मंच पर बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो मैं अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्रोफेसर हरि सिंह कुशवाहा का, जो कि लेखक एवं चिंतक हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए के लिए। ज्ञान और अनुभूति है लेखन के ये 3 अमृत हैं। इसी के साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने अगले मेहमान को, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी को, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ऑटिज्म थेरेपी एक्सपर्ट हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर सुभाष गर्ग जी के लिए, जो कि एक ऐसे विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑटिज्म थेरेपी के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। और इसी के साथ ही मैं मंच पर अपने अगले मेहमान को बुलाना चाहूंगी, डॉक्टर वीणा सत्य जी, जो कि पीएचडी हैं वनस्पतिक शास्त्र में और प्राध्यापक हैं वनस्पतिक शास्त्र में, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं मंच पर अपने सहयोगी दिव्यांश शर्मा को भी बुलाना चाहूंगी, जो कि इस पैनल की शुरुआत करेंगे और इन खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने अलग अलग क्षेत्र में ये लोग कैसे कार्य कर रहे हैं और क्या वो चुनौतियां रही हैं और उनको पार पा करके कैसे वो आज इस मंच पर यहाँ तक पहुंचे हैं। ओवर टू यू दिव्यांश। शुक्रिया कीर्ति। आगे बढ़ने से मैं भी आपको अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। दर्शकों, क्षेत्र में लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके बीच मौजूद रहते हुए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक बड़ा संदेश सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर क्षेत्र के लिहाज से आप तक पहुंचता भी है और आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। ऐसे ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए सवालों का दौर शुरू करते हैं। प्रोफेसर हरि सिंह कुशवाहा जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्र निर्माण, जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हमें चाणक्य के द्वारा सिखाई गई कई बातें खुद ब खुद जहन में आ जाती हैं। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो व्यक्तित्व निर्माण की बात भी होती है, क्योंकि जब राष्ट्र निर्माण होना है तो एक व्यक्ति का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में आप क्या संदेश सबको देना चाहेंगे? जी टीवी और दिव्यांश भाई, बहुत ही आपने जो प्रश्न पूछा, जिस पर लगातार 45 साल से अध्ययन यात्रा जारी है और लेखन यात्रा भी, वो उसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने अपने लेखन का जो मुख्य बिंदु बनाया है वो है युवा वर्ग और स्वामी विवेकानंद। जब इस बिंदु पर अपन विचार करते हैं तो ये पूरा का पूरा इस बात पर केंद्रित है कि जब तक एक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक रूप से इतना मजबूत हो कि वह एक राष्ट्र के आदर्श नागरिक के रूप में, एक युवा शक्ति के रूप में उभर कर आकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति और युवा के पास सशक्त शरीर नहीं है, जब तक उसके पास संस्कारित शिक्षा नहीं है, जब तक उसके पास कोई हुनर नहीं है जिससे कि वह अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का हित कर सके, तब तक ये सब कुछ भी संभव नहीं है। यानी ऐसा युवा चाहिए जो कि सशक्त हो, ऐसा युवा चाहिए जो संस्कारित शिक्षा वाला हो, ऐसा युवा चाहिए जिसके पास राष्ट्र निर्माण का हुनर हो और अपने व्यक्ति निर्माण का भी, जिससे वो सब कुछ कर सके। यानी सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास वाला युवा ही राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। और युवा इसलिए क्योंकि जब वो एक तैयार होगा और राष्ट्र के सामने आगे आएगा तो वह आने वाले 50 साल तक इस राष्ट्र की सेवा करेगा, यानी 50 साल तक वो देगा। और जब मैंने विवेकानंद का अध्ययन आरंभ किया तो कुछ लोगों को लगा कि ये धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, सनातन आदि से जुड़ा होगा, किंतु इसको पूरी तरह से एक ऐसे बिंदु पर केंद्रित किया जो बिंदु है युवा निर्माण का। यानी युवा और विवेकानंद, इस पर केंद्रित कर दिया और उसी से लेकर लेखन यात्रा आरंभ हुई। और उसमें अभी 30 से ज़्यादा किताबें जो कि विवेकानंद से प्रेरित है और हर पक्ष को लेकर लिखी गई। और ये 45 साल की यात्रा है, जिसमें 51 किताबें। फिर तो ये कहना पड़ेगा कि आप युवा वर्ग को वो संदेश दे रहे हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा
पीछे हटता जा रहा है क्यों कीर्ति? बिल्कुल, और युवाओं का जब विकास होता है तो देश का विकास तो होता ही है, ये हम सब जानते हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ऑटिज्म क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति या फिर एक बच्चा वो ऑटिज्म का शिकार हो चुका है? सर्वप्रथम मैं जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ज्वलंत बीमारी, विषय नहीं है बीमारी है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूकता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जिसका पता 1.5 से 2 साल के बच्चे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बच्चा आँख में आँख मिलाकर बात नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ की कमांड को फॉलो नहीं कर पा रहा है, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, अपने ही कार्यों में लगा हुआ है, एक ही कार्य को बार बार करते जा रहा है, उसका भाषा का विकास नहीं हो रहा है, उसका व्यवहार खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति को हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में बोलते हैं। चूँकि स्पेक्ट्रम इसलिए बोला जाता है कि हर बच्चा अलग है और हर बच्चे के अंदर व्यवहारिक समस्या अलग अलग आती है, तो इसे कम्प्लीटली ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है। ये 2 से 3 साल के बीच में बच्चे में इसके लक्षण दिखना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे बीमारी आगे बढ़ती है। अगर सही प्रकार से इसका इलाज ना किया जाए तो ये परमानेंट मानसिक विकलांगता की तरफ आगे बढ़ जाती है सर। ठीक है, ये बहुत ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आप कई बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं और बदल भी रहे हैं। डॉक्टर वीणा सत्य जी, फिर से आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सर। पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही गंभीर, अति गंभीर विषय आज के समय में ये हो चुका है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण लगातार फैल रहा है। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पा चुकी हैं। जो अब तक आपने सीखा है आप समाज को वापस लौटा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से आप क्या क्या कदम उठा रही हैं? धन्यवाद सर। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मेरे लिए सबसे सपोर्टिंग पॉइंट ये है कि मैं बॉटनी की प्रोफेसर हूँ, तो मैं पर्यावरण से उसको अच्छी तरह से जोड़ पाती हूँ। और दूसरा ये कि मेरे कैरियर में जो है मुझे जहाँ जहाँ भी अवसर मिला, जैसे मुझे सेंट्रल इंडिया के ग्रीन इंडिया मिशन के साथ में काम करने का मौका मिला, तो वन विभाग के साथ मैंने वो भी काम किया। छत्तीसगढ़ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ में काम करने का मौका मिला, तो मैंने मेडिसिनल प्लांट पे काम किया। और इसके साथ ही मैंने जो है अपने कॉलेज में हर्बल मेडिसिनल गार्डन डेवलप किया है और 175 वैरायटीज़ जो हैं उसको कंजर्व किया है। और साथ ही जो थ्रेटेंड प्लांट्स हैं जो जंगल में आज ख़त्म हो रहे हैं उनको भी कंजर्व करने का प्रयास किया है। और मेरे ही जो स्टूडेंट्स हैं अब मेरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो वैरायटीज़ हमारे खाद्यान्न की ख़त्म हो रही हैं उनकी वैरायटीज़ को उन्होंने अपने रिसर्च के काम में शामिल किया है। और मेरे एक स्टूडेंट ने जो है मिलेट्स, जिसको कि हम श्री अन्न कहते हैं, और लास्ट ईयर जो है वो मिलेट ईयर ऑफ द इंडिया हमने सेलिब्रेट भी किया है 2023। उसमें उसने जो अपनी PhD का काम कंप्लीट किया, 160 वैरायटीज़ ऑफ मिलेट्स जो उसने कलेक्ट भी की हैं उसको कंजर्व भी किया है। तो इस तरह से मैं अपने काम को मैंने अपने इको क्लब के माध्यम से भी आगे बढ़ाया है। मैं अपने कॉलेज में इको क्लब की कोऑर्डिनेटर हूँ और मैंने जो भोपाल में एप्को संस्था काम करती है, NGO है, जो कि वन और पर्यावरण मंत्रालय से सीधे जुड़ी हुई है। उसके माध्यम से भी मैंने अपने महाविद्यालय में अब तक करीब 15 साल से मैं काम कर रही हूँ और करीब 20,000 से अधिक विद्यार्थियों को मैंने इसके लिए जागरूक किया है। और कई व्याख्यान मैंने मध्य प्रदेश स्तर पर दिए हैं, जैसे कि ओजोन डे के संदर्भ में हो, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे पृथ्वी दिवस हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी डे हो, बाघ दिवस हो, ऐसे कई दिवसों पर मैंने व्याख्यान भी दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को जो है वो उसके संबंध में जानकारी भी प्राप्त हो सके और वो उसके बारे में जागरूक भी हो सके। बिल्कुल, तो पर्यावरण को कैसे हम सबके लिए बचाना है, अब उसका जो कदम है वो उठा रही हैं वीणा जी। मैं लौटूंगी आपके पास। मेरा सवाल आपसे रहेगा प्रोफेसर हरि सिंह जी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की बात जब आती है तो उसकी जिम्मेदारी हर किसी के कंधे पर है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। लेकिन शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है राष्ट्र के निर्माण के लिए? कह सकते हैं दिव्यांश भाई, और हम ये मान भी सकते हैं कि शिक्षा ही वह आधार है जो राष्ट्र का निर्माण करती है। और शिक्षा किस प्रकार की हो, कैसी हो, उसी पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, यदि इसे पाने वाला उसका अपने जीवन में उपयोग करे तो जैसा चाहे वैसा अपना जीवन, परिवार का जीवन, समाज का जीवन, राष्ट्र का जीवन और सारी मानव जाति के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यानी शिक्षा रूपी शस्त्र धारण कर हम बड़ी सी बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इस दुनिया में जितनी भी प्राप्तियां हैं उनमें शिक्षा से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। और गीता में भी कहा गया है कि शिक्षा इतनी पावन या ज्ञान श्रेष्ठ होता है
कि जिसमें सारी बुराइयां अपने आप उस ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाती है। अर्थात यदि आप इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो केवल एक ही प्राथमिकता तय कर लें, वह है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। और यदि हम शिक्षित हैं, आप किसी भी उदाहरण में किसी परिवार को देखें और उसके परिवार का यदि गांव हो या शहर पूरा भविष्य बदला है, शून्य से शिखर तक पहुंचा है, तो उसमें शिक्षा की अहम भूमिका है। और अंबेडकर जी एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है जो कि आपके सामने है कि शिक्षा कितना बड़ा बदलाव कर सकती है। डॉक्टर हरि सिंह गूट दूसरा उदाहरण है जिसमें आप पाते हैं। तो इन्हें शिक्षा सब कुछ बदल सकती है, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता को। शिक्षा में ही वो सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। यानी शिक्षा वह शस्त्र है जो नारी हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, वो किसी भी युद्ध को जीतने में ब्रह्मास्त्र साबित होगा और होता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान और कर्म के पंख हैं वही इस अनंत आकाश में उड़कर ऊंचाइयों को छू सकता है और छूता रहेगा। ये अनंत ऊंचाइयां उसी को मिलेगी। हमारी सहयोगी कीर्ति है, उनका नाम है कीर्ति है। ये शिक्षा ग्रहण करेगा वो कीर्ति पाएगा। हाँ, कीर्ति बिल्कुल सही। सब कुछ, कीर्ति भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और दिव्यांश भी मिलेगा। डॉक्टर सुभाष गर्ग, जब हम छोटे बच्चे थे, जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी, लपक कर मैदान में पहुंच जाते थे, बस मौका चाहिए होता। वक्त बदला, साल गुजरे और आज ऐसा हो गया है कि ज़रा सा टाइम मिलता नहीं कि बच्चे खेलने नहीं बल्कि मोबाइल लपक लेते हैं कि मम्मी मोबाइल दिखाइए। क्या ये मोबाइल देखने से, टीवी देखने से जो बच्चों की एक्टिविटीज़ घर में कैद होकर रह गई हैं, क्या इसका ऑटिज्म से कोई कनेक्शन है? देखिए सर, WHO की रिसर्च है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को तो मोबाइल देना नहीं है, और उससे बड़ा हो तो 2 से 5 साल के बच्चे को 1 घंटा स्क्रीन टाइम इनफ है। आप आपके घर में देखिएगा या जितने बच्चे हैं उनका देखिएगा, उनका स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे रोजाना का है। या यूट्यूब देख रहे हैं, एक ही कंटेंट को बार बार देख रहे हैं, राइम्स को गा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये दिमाग के अंदर परिवर्तन करते हैं सर। बच्चे के अटेंशन स्पान को कम करते हैं, उनके व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। रोज़ाना एक नई रिसर्च मोबाइल और टीवी के बारे में आती है। 2021 के बाद से, कोविड के बाद से, जब से लॉकडाउन हुआ, एक शब्द काफ़ी सुनने में आया, वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब जहाँ बच्चा मोबाइल टीवी में इतना खो गया, इतना एंगेज हो गया कि उसने सोसाइटी से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी है वो सोशल आइसोलेशन में चली गई। अब वो केवल खुद से रिलेटेड चीज़ें समझ रहा है, खुद की चीज़ें कर रहा है और एग्रेशन उनमें डेवलप हो रहा है। तो ये ऑटिज़म के लक्षण नहीं तो क्या है सर? कहीं बच्चा देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आजकल बिना मोबाइल टीवी के खाना नहीं खाते हैं। हम बोलते हैं बच्चों को फीडिंग प्रॉब्लम है, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चा फूड के साथ एसोसिएट ही नहीं कर पा रहा है। तो हर चीज़ें हैं सर, बच्चे को रोने के लिए मोबाइल दे रहे हैं, चुप है ना, कहीं जिद कर रहा है, रो रहा है तो मोबाइल दे रहे हैं, कहीं जिद कर रहा है तो मोबाइल दे रहे हैं, कहीं बाहर हम रेस्टोरेंट में ले जा रहे हैं तो मोबाइल दे रहे हैं। हर जगह उनकी डिमांडिंग बढ़ती जा रही है और ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर न्यूरोकेमिकल चेंजेस करती हैं ब्रेन के अंदर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर्सनालिटी की तरफ लीड करती है सर। तो मुझे लगता है कि स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का वो लिमिट में होना चाहिए। बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है वो चीज़ें हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जैसे सर ने बताया कि हमारी पीढ़ी अगर शिक्षित होगी तो हमारा देश शिक्षित होगा। अगर हमारे बच्चे किसी भी प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ में अगर बड़े होंगे तो हमारा देश शिक्षित कैसे होगा, हमारा इंडिया न्यू बिल्डिंग कैसे होगा सर, ये बताएं। तो ऑटिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है सर, जो हर परिवार के, हर वर्ग के, मतलब बोलना चाहिए। अभी 2024 एम्स का एक रिसर्च था कि 100 में से 60 बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लक्षण दिख रहे हैं सर। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये जो डेटा है ना सर, ये निकल के नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को समस्या है तो परिवार पहले डिनाइल मोड पे चला जाता है। मेरे बच्चे को तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती, इसको कोई ऊपरी बाधा रही होगी, किसी की नज़र लग गई होगी, या ठीक है हम देखते हैं कहीं पता ना चल जाए आस पड़ोस वाले को, इस कारण से बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो मोबाइल एक बड़ा कारण रहा है कोविड के बाद में, कोविड के दौरान, कि जिससे बच्चों के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ADHD जैसे फीचर्स देखने को मिले हैं सर। बिल्कुल, और ये नए माता पिताओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अगर अपने बच्चे को शांत कराने के लिए या फिर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए फ़ोन देते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे ग्रसित हो सकता है वो आपने सुना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मोबाइल उस तरह से इस्तेमाल ना करने दें, उसकी एक आदत ना लगाए। मेरा सवाल आपसे रहेगा वीणा जी, क्योंकि आप कॉलेज की प्रोफेसर हैं, प्राध्यापिका हैं, इसी के साथ ही समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण, इसके लिए आप कैसे प्रेरित करती हैं? जी, मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि मैं प्रोफेसर की जॉब कर रही हूँ, क्योंकि सीधे विद्यार्थी मेरे संपर्क में आते हैं और जो विद्यार्थी जिस एज ग्रुप में रहते हैं उन्हें मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो सामाजिक सुधार की बात है, तो मैंने अपने महाविद्यालय में
हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जो है, और इसमें कई चीज़ों के लिए बच्चों को इन्वॉल्व भी किया, उनको प्रेरित भी किया। जैसे कि उनके ब्लड ग्रुप यदि उनको कॉलेज के बच्चों को यदि पता नहीं है तो ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए कैंप लगाए मैंने कॉलेज में। इसके अलावा एड्स अवेयरनेस के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, और इसके साथ ही जो है आई डोनेशन के लिए, इसके लिए बच्चों को अवेयर करने के लिए, उसका नॉलेज देने के लिए न केवल मैंने इनवाइटेड लेक्चर्स करवाए बल्कि बच्चों को उसके लिए अवेयर भी किया है। और इसके साथ ही बच्चों को शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाए हैं, जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपना एक खुद का बिजनेस जो है, खुद का रोजगार जो है वो चालू कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब कोविड का समय था उस समय मैंने सोसाइटी को अवेयरनेस, क्योंकि उस समय काफ़ी कम नॉलेज था कोविड वैक्सीन के बारे में, कोविड के वायरस के बारे में, तो मैंने जो है उसके लिए नेशनल जो है वेबिनार करवाया ताकि सारे लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली बायोलॉजी क्या होती है कोरोना के वायरस की जो है। और जब वो थोड़ा सा कंट्रोल में आने लग गया तब कोरोना वैक्सीन के ऊपर बहुत विवाद छिड़ने लगा, तो मैंने उसके ऊपर भी जो है नेशनल वेबिनार करवाया ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके कि वैक्सीन लगाना फ़ायदेमंद हो सकता है और वो किसी तरह से आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता है। उसके बाद एक और स्टेज आई जबकि म्यूकर माइकोसिस पे काफ़ी बहस छिड़ने लगी, उसके ऊपर भी मैंने जो है अपने यहाँ के ENT स्पेशलिस्ट के द्वारा फिर से नेशनल वेबिनार करवाया ताकि सारे लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ ही जब उस समय आपका जो मास्क की आवश्यकता के ऊपर जोर दिया जा रहा था, सैनिटाइज़र के यूज़ पर जोर दिया जा रहा था, तो हमारे बड़वानी में जो जेल में जो कैदी हैं उनके माध्यम से मैंने मास्क का निर्माण करवाया ताकि उनको भी सोशल एक्टिविटी से जोड़ा जा सके। और वो मास्क मैंने अपने कॉलेज के स्टाफ में, अपने आसपास की सोसाइटी में उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाया मास्क जो है, और सैनिटाइज़र भी मैंने उपलब्ध कराया उनको ताकि उस समय वो इमीडिएट जो इफ़ेक्ट आ रहा था उससे वो बच सके। और इसके साथ ही जितने भी अवेयरनेस के लेक्चर्स होते हैं, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग के हों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हों, या फिर उनके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो उनको कोई गाइडेंस देना हो, तो मैं स्टूडेंट्स के लिए लगातार इस तरह के विंडोज़ जो है अपने लिए ओपन रखती हूँ ताकि स्टूडेंट को लगातार मार्गदर्शन मिलता रहे। सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिसका उपचार है और तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई उपचार नहीं है। ऑटिज्म को लेकर के हालांकि बहुत लोगों में इस तरह की जानकारियां नहीं है, लोग नहीं जानते कि ऑटिज्म क्या है। स्पेशली वो पेरेंट्स जानते होंगे या फिर उनके आसपास के लोग जानते होंगे जिनका बच्चा इससे पीड़ित होगा। तो क्या ऑटिज्म का कोई इलाज है और जिससे ये पेरेंट्स सुनिश्चित हो पाए कि हाँ, अगर हमारे बच्चे को ऑटिज्म है तो हम उसका इलाज करवा सकते हैं, या फिर कोई एक्सरसाइज या कुछ? 2018 तक हम लोग ऑटिज़म अवेयरनेस पे बात करते थे कि ऑटिज़म क्या होता है, ऑटिज़म क्या होता है। 2023 में भी हम लोग हमारी जो पूरी टीम है या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे न्यूरोपीडियाट्रिशियन हैं, सभी लोग बोलते हैं कि ऑटिज़म क्या होता है। काफ़ी आर्टिकल्स मीडिया के थ्रू कवर्स होते हैं, सारी चीज़ें। तो अब ये मैं मानता हूँ कि सोसाइटी में ऑटिज़म के बारे में जागरूकता तो आ गई है, परंतु ऑटिज़म का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या ऑटिज़म ठीक हो सकता है, इसके बारे में काफ़ी सारे भ्रम हैं। देखिए, सबसे पहले भ्रम यह है कि ऑटिज़म ठीक नहीं होता। मैं ये बोलता हूँ कि ऑटिज़म ठीक हो सकता है। सही प्रकार से, सही उम्र में, सही डॉक्टर के साथ में अगर बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो ऑटिज़म ठीक हो सकता है। मैंने खुद ने ऑटिज़म को ठीक होते हुए देखा है, तो ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म ठीक नहीं हो सकता। पहली चीज़ ये। दूसरा, ऑटिज़म का ट्रीटमेंट हर बच्चे का अलग अलग होता है ना, और बच्चे की जो बीमारी है उसके स्तर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें होलिस्टिक अप्रोच होता है जहाँ एक न्यूरोपीडियाट्रिशियन, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साथ में स्पीच थेरेपिस्ट, हम सब मिलके काम करते हैं। रोज़ाना बच्चे की थेरेपीज होती है, वहाँ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत होता है। बच्चे को सामाजिक पर्यावरण और के संरक्षण के लिए भी डॉक्टर वीणा अपनी टीम के साथ लगातार जो है काम कर रही हैं। यही तो है, एक हौसला है कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, एक मिसाल बन रहे हैं। डॉक्टर वीणा जी, हम कामयाबी की अलग अलग परिभाषा गढ़ते हैं, समझते हैं। आपने अपने जीवन में जब तक सीखा है, आप भावी पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? भावी पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, आप कैसे उसका उपयोग कर पाते हैं। दूसरा ये कि लाइफ में सबके सामने चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं या उनसे भागते हैं आप। यदि आप उनको उसमें भाग लेते हैं तो आप जीत जाते हैं, यदि आप भाग जाते हैं तो आप हार जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने चुनौतियों को एक्सेप्ट करें, उनमें आप हिस्सा लें, उनको जो है अपने जीवन में उतनी ही आत्मविश्वास से उसको जो है निपटने का प्रयास करें।
उसके साथ ही अपने सकारात्मक भाव होना बहुत ज़रूरी है। जब हम सफलता की राह पर चलते हैं तो दो लाइनों के बीच में जब तुलना होती है तो अपनी लाइन को लंबा करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम अपनी लाइन को लंबा करें या दूसरे की लाइन को छोटा करें। लेकिन दूसरे की लाइन को छोटा करना एक नकारात्मक प्रभाव होता है। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि हम हमारी लाइन को लंबा करने का प्रयास करें बजाय कि दूसरे की लाइन को छोटा करने के। यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगी। साथ ही पारिवारिक महत्व के बारे में भी मैं उनको बताना चाहूँगी कि जब तक अंगूर अपने गुच्छे में रहता है तब तक उसकी कीमत अधिक होती है, लेकिन जैसे ही वो बिखर जाता है उसकी कीमत कम हो जाती है। यदि आपको बहुत दूर तक जाना है तो आप सबके साथ को लेके चलिए, सबके साथ में चलिए। लेकिन यदि आप बहुत तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चल सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अकेले चल के जब सफलता प्राप्त होती है तो आपके लिए ताली बजाने वाला कोई नहीं होता है, और सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास ताली बजाने वाले लोग भी होना चाहिए। ऐसे लोग भी होना चाहिए कि जो यदि आप बारिश में चल रहे हों तो बारिश के पानी में और आपके आंसुओं में फ़र्क कर सके और आपकी तकलीफ को पहचान सके। ऐसे लोगों का साथ बहुत आवश्यक होता है और ये हमको परिवार से ही मिल सकता है। तो हम अपने पारिवारिक महत्व को भी समझें, क्योंकि आज एक तरह से ये भी एक डिस्ट्रैक्शन युवाओं में दिख रहा है कि परिवार से वो दूर हटते जा रहे हैं, परिवार से दूर चलते जा रहे हैं। उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि परिवार के साथ में चले और लंबी दूरी तक अपनी सफलता के झंडे जो है वो गाड़ सकते हैं। बहुत सही बात है ये। प्रोफेसर हरि सिंह जी, यस, मैं चाहूंगा दो शब्द युवाओं को आप भी बोले। हाँ, बस बहुत कम शब्दों में, एक ऐसा कम शब्दों में और एक कविताओं के रूप में आप थोड़ा सा देखें कि युवा और उसकी समस्याएं और उसके हल। मैं धूप में खड़ा था, चलता रहा, मंजिल पर पहुंच गया। वो छाया में था, बैठा रहा और सो गया। वाह। इसी तरह से इसमें और आगे देखें, जो संघर्षों में मथते हैं, आग की भट्टी में तपते हैं, चोटों को सहकर तरासे जाते हैं, वे इस दुनिया में अनमोल बन जाते हैं, अनमोल बन जाते हैं। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकते हैं, मेहनत जितनी कड़ी होती है सफलता उतनी बड़ी होती है। तालियां हो जाए इसके लिए एक जोर से एक बार। अंतिम पंक्तियां जो कि युवाओं के लिए है, युवा निर्माण कैसे हो, उसमें जिनके हौसले होते हैं बुलंद, जिनके हौसले होते हैं बुलंद, इरादे होते हैं मजबूत, मन में होता है विश्वास, सफलता होती है उनके पास, सफलता होती है उनके पास। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पैनल के लिए, जिससे हमने कई खास महत्वपूर्ण बातों को सीखा है, सुना है और कैसे अपने जीवन में बदलाव लाना है उसके बारे में भी जाना है। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ओवर टू यू।